आज ही के दिन बलिदान हुए अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह लहरी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनको भी मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। यहाँ मंच पर मौजूद हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी भाई सतपाल चौधरी जी, शैलजा जी, सुरेंद्र रछोती जी, भूरे निडोरी जी, अली शेर मंसूरी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष अशोक सम्राट, तालिब भाई, परवेज भाई और पार्टी के बैठे तमाम जिम्मेदार साथी, सभी साथियों ने बड़ी बारीकी से अपनी अपनी बात आपके सामने रख दी। तो सूरत हालात क्या हैं ये सब आपको पता है। कांसीराम साहब ने जो मिशन मूवमेंट खड़ा करके पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का हाल और हश्र क्या है वो हम सब देख रहे हैं। और जब एक पार्टी और एक नेता अपना अस्तित्व खोता है या ख़त्म होता है तो फिर उसके समर्थकों में बड़ी निराशा पैदा होती है। बहुजन समाज पार्टी को बड़ी शिद्दतों के साथ खड़ा किया था, बड़ी उम्मीदों के साथ खड़ा किया था कि बहुजन समाज एक दिन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सत्ता शासन पर बैठेगा, शासक बनेगा। कांसीराम साहब के वो नारे आज भी हमको याद हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, दलित मुसलमान करो विचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। तो ऐसे क्रांतिकारी नारे दे देकर समाज के बीच में बहुजन समाज पार्टी को कांसीराम साहब ने खड़ा किया और वो पार्टी आज कहाँ है, एक विधायक पर सीमित होकर रह गई। ऐसे में भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए और उन्होंने जिम्मेदारी को समझा और जिम्मेदारी उठाई। आज आज़ाद समाज पार्टी इस देश में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद आज इस देश में एक वजूद रखते हैं, एक नाम रखते हैं। और ये इसीलिए है कि वो शोषित वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, सबकी लड़ाई जो है, अक़लियतों की लड़ाई, सबकी सड़क पर संसद में खुलेआम लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि एक दिन बदलाव आएगा। बहुजन समाज जो इस देश में बहुत बड़ी तादाद रखता है, खास करके मुसलमान भी उतनी बड़ी तादाद में इस देश में है, लेकिन 2014 के बाद में ऐसा लगता है कि ये मुल्क 500 साल बाद आज़ाद हुआ। ऐसा आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदुओं का राज जो है वो 500 साल बाद आया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी 2014 से पहले हिंदुओं की सरकार नहीं माना। 2014 के बाद में वो कहते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र आया है। अब हिंदू राष्ट्र, अघोषित हिंदू राष्ट्र तो चल रहा है। जब जज मनुस्मृति को आधार बनाकर फैसले देने लगे तो समझ जाइए कि समाज और ब्यूरोक्रेसी और ये सरकार किस एजेंडे पर काम कर रही है। खास करके दलित और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2014 के बाद में तो मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अतर हुसैन बिहार में मार दिए गए, बुलंदशहर में यूसुफ भाई मार दिए गए। तो जहाँ भी कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला ट्रेन में जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। ज़बरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देश का माहौल को ख़राब किया जा रहा है। और ये सब काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके फ्रंटल संगठन जितने भी हैं, बजरंग दल या जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, वो इस काम को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इस देश में ऐसे सेकुलर दल भी हैं, ऐसे सेकुलर नेता भी हैं जो आपके लिए बोल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद में जितने भी बिल आए हैं इस मुल्क में, सब मुसलमानों के खिलाफ आए हैं। तो उससे लगता है कि ये सरकार एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरी तरीके से माइंडसेट करके बैठी है और काम कर रही है। 2014 के बाद में 3 तलाक का बिल आता है तो मुसलमानों के खिलाफ आता है। 370 को देख लीजिए, यूसीसी को देख लीजिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आता है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि सरकार का एजेंडा है क्या। वो
इस देश की 80% मेजोरिटी को बताना चाहती है कि हम इस 20% मेजोरिटी का इलाज ठीक कर रहे हैं, आप हमें केवल वोट देते रहें। वो 80% मेजोरिटी में डर की भावना पैदा कर रही है 20% मेजोरिटी को दिखा करके। अगर इस देश में सेकुलर दल और सेकुलर नेता ना हो तो भारतीय जनता पार्टी ने जहर बोने में कोई और कसर नहीं छोड़ रखी है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और मुस्लिम सांसद कितने हैं? मुस्लिम सांसद हैं 24, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में वोट कितना पड़ता है? 234। तो वो तो मुसलमानों का बिल था, मुसलमानों के खिलाफ था, तो 234 सांसदों ने वोट क्यों दिया? तो अभी भी इस मुल्क में सेकुलरिज्म जिंदा है, उसका फैब्रिक्स बचा हुआ है, क्योंकि जब तक ये सेकुलरिज्म जिंदा है और सेकुलर पार्टियां और सेकुलर नेता आपके लिए बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो हमें ऐसे नेताओं का साथ देना है, ऐसी पार्टियों का साथ देना है। और उन्हीं में से एक नेता हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो बाखूबी लड़ते हैं, जो खुलकर के बोलते हैं। मुझे इनसे बड़ा आंदोलनकारी नेता, सड़क पर लड़ने वाला किसी पार्टी में मैंने देखा नहीं। मैं इनके संघर्षों को सलाम करता हूं और मुझे फख्र होता है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। तो सेकुलरिज्म को तोड़ने के लिए हमारे ही भाई बंधुओं को बीच में उतारा जाता है, खत्म करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को आज इस देश में सेकुलर नेता और सेकुलर पार्टियों से है, और उनको खत्म करने के लिए किसी ना किसी को हथियार बना करके खड़ा किया जाता है और वो पार्टियां खत्म की जाती हैं, वो दल खत्म किए जाते हैं, जिससे भाजपा के एजेंडा अच्छी तरीके से काम कर सके। तो बहुजन शासक जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, या दलित राजनीति जो इस मुल्क में जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक मुसलमान भी सियासी तौर से यहाँ मजबूत नहीं हो सकता। आज भाजपा ने बता दिया ना कि हम मुसलमानों के बगैर केंद्र और प्रदेश जहाँ चाहे वहाँ सरकार बना सकते हैं, नेता खड़ा कर सकते हैं। आज एक होड़ मची है उत्तर प्रदेश, इस मुल्क में, क्या कि जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा खराब बोलेगा, जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा बुरा बोलेगा, वही सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होगा। तो आसाम वाला कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खराब बोल रहा हूँ। यूपी से तो बुलडोजर की शुरुआत ही हुई है, अब बिहार में भी चलने लगा, राजस्थान में भी चलने लगा। बुलडोजर प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खराब है। यदि एक परिवार में कोई अपराधी एक है तो उसका पूरे परिवार को सजा देना ये कौन सी न्यायिक प्रक्रिया है? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता। पिछले सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि एक व्यक्ति को दंड देने की बजाय उसका घर तोड़ने का मतलब है पूरे परिवार को दंड देना, तो ये गलत है। तो ये बुलडोजर प्रक्रिया और ये हिटलर शाही और ये तानाशाही जब ही रुकेगी जब संविधान का राज आएगा, और संविधान का राज जब आएगा जब संविधान सही हाथों में होगा। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान ये कितना भी अच्छा हो, यदि ये बुरे हाथों में जाएगा तो ये बुरा ही साबित होगा, और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे तो ये संविधान भी अच्छा ही साबित होगा। तो बाकी सबने अपनी बात कह दी। गाजियाबाद और नोएडा दोनों दिल्ली सीमा से सटे हुए ज़िले हैं, यहाँ पूरे देश की निगाह होती है इन ज़िलों पर। यहाँ अगर पार्टी मजबूत होगी तो प्रदेश में मजबूत होगी। और गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष जी से मैं कहूँगा कि गाजियाबाद में हमें जहाँ बुलाना चाहे बुलाएं। सतपाल चौधरी जी हैं यहाँ गाजियाबाद में, मेरे हिसाब से 5 राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं यहाँ। सतपाल हैं, मैं हूँ, मुकुटलाल तोमर हैं, और एक विजय जाटव हैं, 4 गुलजार सिद्दीकी हैं, 5 विजय मतलब राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर इस गाजियाबाद में हैं। हाँ, तो राष्ट्रीय कोर कमेटी के 5-5 मेंबर यहाँ इस जिले में हैं, किसी जिले में नहीं है इतने मेंबर। तो फिर उसके बावजूद भी ये जिला सबसे कमज़ोर है। तो भाई हमसे पूछते हैं तुम्हारे ज़िले में क्या हो रहा है, अब हम क्या बताएं। यहाँ सतपाल चौधरी चुनाव लड़ते हैं, पार्टी का जो है परचम लेके खड़े होते हैं, पता लगता है बूथ पे आदमी नहीं है। इनसे ज़्यादा वोट MIM वाला ले गया, जिसका ना आदमी दिखा, ना प्रचार दिखा, ना नेता आया। हैं क्यों जी? MIM वाला आपने पूरे चुनाव में कभी हमने यहाँ ओवैसी साहब को दर्शन ही नहीं करे, और ओवैसी साहब के प्रत्याशी को वोट मांगते नहीं देखा। फिर भी वो 100 वोट हमारे चौधरी सतपाल से ज़्यादा ले गया। तो ये बड़ा गहन चिंता की विषय है। यहाँ आप पार्टी को मजबूत करो, दिल्ली से सटा जिला है, यहाँ पार्टी मजबूत होगी तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा गाजियाबाद का। तो
2027 नज़दीक है, उससे पहले जिला पंचायत है। जिला पंचायत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी अपने निकालने हैं। बिजनौर में हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से चल रहे हैं, सहारनपुर में चल रहे हैं, गाजियाबाद में चल रहे हैं, एक एक सीट पे 10-10 प्रत्याशी आ रहे हैं उन जिलों में। तो यहाँ हमारे पास कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि हमारी निष्क्रियता है। हम नहीं जा रहे लोगों के पास में। हम विधानसभा में मीटिंग लगाएं और बड़ी संख्या में लगाएं। जिस मीटिंग को हम करें कम से कम 200-400 आदमी मीटिंग में हो, तो उसका एक इम्पैक्ट जाएगा, प्रभाव जाएगा। किसकी मीटिंग थी? साहब आजाद समाज पार्टी की मीटिंग थी, तो लोग अपना पाएंगे। जैसे हमने 9 अक्टूबर का प्रोग्राम मुरादनगर में किया। 9 अक्टूबर का प्रोग्राम जो मुरादनगर में हुआ, वो पूरे मेरठ मंडल का सबसे अव्वल दर्जे का प्रोग्राम था। पूरे मेरठ मंडल के किसी जिले में इतना अच्छा 9 अक्टूबर का प्रोग्राम नहीं हुआ जितनी गैदरिंग मुरादनगर में गाजियाबाद कोई हो तो मुझे बता दो। ये मेरठ से रचौती जी बैठे हैं, अगर इन्होंने 1000 आदमी इकट्ठे करे हो, हमारे प्रोग्राम में 1000 से ऊपर आदमी थे। हाँ जी। तो ये जब ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे तभी पार्टी का मैसेज जाएगा। बाकी 1 महीने का टाइम है आप पे, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाए, बाद में समीक्षा 1 महीने बाद आपकी की जाएगी। इतने आप तैयारी करें। जय भीम, जय भारत, खुदा।